हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप, एकाकी स्वामित्व। देखो, व्यावसायिक संगठन जो होते हैं उनके कई प्रारूप, कई फॉर्म्स होते हैं। उनमें से आज हम केवल एकाकी स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसकी पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पॉइंट है जो इस चैप्टर के अंदर आज हम स्टडी करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला हमारा आता है, इसमें जो हम स्टडी करेंगे व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का अर्थ, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप कौन कौन सी हैं, एकाकी स्वामित्व का अर्थ, एकाकी स्वामित्व की विशेषताएं, एकाकी स्वामित्व के लाभ और एकाकी स्वामित्व की हानियां तथा सीमाएं। तो आज इस चैप्टर के अंदर यानी कि एकाकी व्यवसाय या सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ पॉइंट्स है जिनको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, ये जो हमारा व्यावसायिक संगठन के प्रारूप है उनका मीनिंग दिया हुआ है। तो व्यावसायिक संगठन के जो स्वरूप है उनका संबंध व्यवसाय के स्वामित्व के साथ होता है। स्वामित्व जो होती है वो एक वैधानिक धारणा है जो व्यवसाय के स्वामियों के अधिकार और उत्तरदायित्व को निर्धारित करती है। स्वामित्व के विभिन्न प्रारूपों के साथ साथ स्वामियों के अधिकार और दायित्व भी बदलते रहते हैं। जैसे कि क्योंकि जो प्रारूप होते हैं व्यवसाय के वो कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप होगी, कंपनी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कई तरह के प्रारूप होते हैं। तो जैसे अलग अलग प्रारूप है, सेम इनके अकॉर्डिंग इनके जैसे जो भी अधिकार और दायित्व है वो भी चेंज होते रहते हैं। जैसे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें क्या होता है, असीमित दायित्व होता है। पर अगर कंपनी का फॉर्मेट हम लेते हैं, प्रारूप लेते हैं, तो उसमें दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। तो यानी कि जो प्रारूप है इनके साथ साथ जो भी ओनर होंगे उनके अधिकार और दायित्व भी बदलते रहेंगे। वास्तव में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में वैधानिक स्वरूप है जिनके अनुसार व्यवसाय संगठित होते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं। इसके संबंध में एक कथन भी दिया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक संगठन का स्वरूप इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है और तथा अन्य पक्ष का अस्तित्व को देकर इसकी पहचान करते हैं। यानी कि जो व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है वो इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करेंगे और जो अन्य पक्ष है, बाहरी जो पक्ष है, वो इसके अस्तित्व को देखकर पहचान करके बताएंगे, पहचानेंगे कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये पार्टनरशिप है या फिर ये कंपनी का फॉर्मेट है। तो इस तरह से इनके जो संगठन का स्वरूप है उसको देखकर भी पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। अभी हमने जिक्र किया था कि प्रारूप कई तरह के होते हैं, तो अब हम देखते हैं कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप होते कौन कौन से हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, ये वैसे मोटे मोटे तौर पे 3 तरह के सेक्टर में इनको डिवाइड किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जो जॉइंट सेक्टर होता है। जॉइंट सेक्टर होता है प्राइवेट पब्लिक दोनों का मिक्स होता है एक टाइप से, उसको जॉइंट सेक्टर या मिश्रित सेक्टर आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस के प्रारूप होते हैं। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड और एक होता है कॉर्पोरेटेड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप आ गया इसका पहला, सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप और फोर्थ आ गया जॉइंट वेंचर। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। ये जो चैप्टर है
ये सारे के सारे हम +1 की बिजनेस स्टडी के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चैप्टर वाइज। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड होते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और जो हमारे इनकॉर्पोरेटेड है वो आते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन हो गए, और जो गवर्नमेंट कंपनी है उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और जो मिश्रित क्षेत्र होता है या जिसको जॉइंट सेक्टर कह सकते हैं, वो जो होता है प्राइवेट और पब्लिक 2 सेक्टर को मिलाकर जो बिजनेस किया जाता है या बिजनेस का फॉर्म अपनाया जाता है उसको जॉइंट सेक्टर कहा जाता है। तो ये हमने डिटेल में देखें कि कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं। तो इनमें से आज हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर का, जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड में सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हमारा आता है सबसे पहले चैप्टर का नाम जिसको कह लो, या आज हमारा जो बिजनेस का फॉर्म है वो है एकाकी स्वामित्व, या जिसको एकल स्वामित्व के नाम से भी जानते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके नाम से इसको जाना जाता है। देखो इसके नाम से ही पता चल जाता है, एकाकी, एकल, सोल, यानी कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अकेला व्यक्ति, एक ही व्यक्ति उस बिजनेस को चला रहा है। तो हम डिटेल में स्टडी करते हैं इसको। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है, सबसे प्राचीनतम। वर्तमान समय में जितने भी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप है वे सभी इसी व्यवस्था से विकसित रूप ही है। यानी कि आज के टाइम में जो हम बहुत ज्यादा विकसित अगर किसी व्यवसाय को देखते हैं तो वो कभी न कभी तो एकाकी व्यापार, यानी कि स्टार्टिंग तो उसकी किसी एक व्यक्ति ने ही की होगी, धीरे धीरे विकसित होकर उसने बड़ा रूप धारण कर लिया है। इस तरह के जो एकाकी व्यापार होते हैं केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनका बहुत ज्यादा प्रचलन है, क्योंकि व्यवसाय कहीं कर लो, एकदम से बहुत बड़ा व्यवसाय स्टार्ट नहीं किया जा सकता। बिजनेस जो शुरू करते हैं स्टार्टिंग में छोटे लेवल पे ही होता है, व्यक्ति अकेला ही उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है, और जब वो धीरे धीरे लाइन पकड़ लेता है तो धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होते होते और ओनर भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, या उसका जो फॉर्म है वो भी एक्सपेंड हो जाता है। तो इस तरह समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी है, सभ्यता का भी विकास हुआ है, और व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया है। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में परिवर्तन हो गया होने की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो एकाकी स्वरूप था उसने किसका रूप ले लिया, सामूहिक स्वरूप में वो चेंज हो गया है, जिसको हम किस नाम से जान सकते हैं, साझेदारी या कंपनी के नाम से भी आप जान सकते हैं। परंतु एकाकी व्यापार अपने गुणों और विशेषताओं के कारण आज भी सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक संगठन माना जाता है। देखो इसके गुण और विशेषताएं क्या है जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं इसका मेन गुण और विशेषता ये लेते हैं कि देखो अकेला व्यक्ति जिसके पास कम पूंजी है, कम नॉलेज है, वो व्यक्ति भी अपने लेवल पे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति बड़े लेवल पे एकदम से बिजनेस ना स्टार्ट करे, पर वो छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करने की हिम्मत कर सकता है। इस कारण आज भी ये सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक संगठन माना जाता है, क्योंकि इसको हर एक व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है और इजीली स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती है। या कुछ एक बिजनेस तो ऐसे है जिसमें फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसे हैं आप एक छोटी सी शॉप कर सकते हो, आप वेल्डिंग की शॉप कर सकते हो, आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हो, आप सिलाई का काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी एकाकी व्यवसाय यानी कि आप खुद का अपना बिजनेस कर सकते हो और इजीली आप अपनी आजीविका कमा सकते हो। इसके बाद आता है एकाकी स्वामित्व का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको एक व्यक्ति स्टार्ट करता है,
एक व्यक्ति स्थापित करता है। देखो इसके नाम से पता चलता था, पर अब इन्होंने दे रखा है कि एक व्यक्ति स्थापित करता है। अब देखो इसकी खास बातें हैं, वो है वह स्वयं ही आवश्यक पूंजी लगाता है, यानी कि इस बिजनेस को करने के लिए जितनी कैपिटल की जरूरत होगी वो खुद ही लगाएगा। अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए प्रबंध एवं संचालन करता है, यानी कि उसको जितनी नॉलेज है अपने उस बिजनेस जो उसने स्टार्ट किया उस बिजनेस को चलाने की जितनी नॉलेज है वो अपनी चतुराई यानी कि अपने ज्ञान को यूज करते हुए उसका प्रबंध भी खुद करेगा और उसका संचालन भी खुद करेगा, यानी कि प्रबंध और संचालन वो खुद करता है। और इसका साथ साथ अगर वो प्रबंध और संचालन खुद करेगा और पूंजी भी वो खुद लगाएगा तो लाभ और जो हानि होगा उसका अधिकारी भी वो खुद ही होगा, यानी कि लाभ एवं हानि का स्वयं ही अधिकारी होगा। लाभ होगा तो सारा का सारा उसी को मिलेगा, हानि होगी तो भी उसी को ही मिलेगी। ऐसे व्यवसायी को एकाकी व्यापारी कहा जाता है। ऐसा इस तरह का कोई व्यवसाय करता है तो उसको क्या कहा जाता है? एकाकी व्यापारी कहा जाता है। और इस तरह का जो व्यापार होता है उसको एकाकी व्यापार के नाम से जाना जाता है। एकाकी व्यापारी अपने व्यापार में अन्य लोगों की सहायता ले सकता है। अब देखो यहां आ गया, अकेला व्यक्ति पूंजी लगाता है, प्रबंध संचालन खुद करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा काम अकेला करेगा। हाँ, वो मैनेजर नियुक्त कर सकता है, वो कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, वो हेल्प ले सकता है, बट वो पूंजी खुद की ही लगाएगा या फिर उधार पर लेगा और जितना प्रॉफिट लॉस होगा वो उसको ही मिलेगा, उसमें किसी की शेयरिंग नहीं होगी। इस कारण से इसको एकाकी व्यापार कहा जाता है। एकाकी व्यापारी अपने व्यापार में अन्य लोगों की सहायता ले सकता है, कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, लेकिन चाहे वो अपने व्यापार में अन्य व्यक्तियों की सहायता ले, कर्मचारी नियुक्त कर ले, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व जो है वो किसका रहेगा? एकाकी व्यापारी का ही रहेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया, प्रॉफिट हो गया तो उसका उत्तरदायी भी वो खुद है, अगर हानि हो जाती है तो उसका उत्तरदायी भी वो खुद होगा। किसी कर्मचारी या जिसकी आप हेल्प ले रहे हो उसको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात, मुख्य बात यह आ जाती है कि अगर पूंजी के संबंध में हम लेते हैं तो पूंजी के संबंध में एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति की पूंजी होने का अभिप्राय यह है कि पूंजी में अन्य किसी व्यक्ति की भागीदारी नहीं हो सकती, यानी कि पूंजी वो खुद की ही लगाएगा, लेकिन अन्य व्यक्तियों से वो ऋण के रूप में सहायता ले सकता है या ऋण के रूप में वो पूंजी ले सकता है। इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एकाकी स्वामित्व की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यह परिभाषा दी है डॉक्टर जॉन ए शुबिन के शब्दों में, एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है। वो केवल उसका स्वामी ही नहीं होता, वह अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय का संचालन भी करता है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि वो उसका स्वामी ही है, केवल वो अपने उस जो व्यवसाय चला रहा है वो अपने नाम से ही चलाएगा, कंप्लीटली जिम्मेदार होगा वो अपने व्यवसाय के सक्सेस और फेल्योर के लिए। नेक्स्ट आता है एकाकी स्वामित्व के लक्षण, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखो इसके कई फीचर्स है जिनको आप लक्षण कहते हैं। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल ऑनरशिप, एकाकी स्वामित्व। एकाकी व्यापार की सबसे पहली विशेषता यह है कि इस पर एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अर्थात व्यवसाय की सारी संपत्ति, जितने भी संसाधन होते हैं वो सारे के सारे अकेले व्यक्ति के होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि व्यवसाय की एकाकी व्यापार के जितनी भी संपत्ति और जो संसाधन होते हैं उनका जो स्वामी होता है वो अकेला जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है वही उनका ओनर होता है। नेक्स्ट है एकाकी प्रबंध, सोल मैनेजमेंट। एकाकी व्यापार में स्वामी ही साधारणतः प्रबंध का कार्य करता है, क्योंकि पूंजी वो लगाता है, प्रबंध संचालन सब कुछ करता है, तो प्रबंध का कार्य भी उसी को ही करना है। लेकिन
व्यवसाय का क्षेत्र अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो प्रबंधकों की नियुक्ति कर सकता है। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि प्रबंधकों के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उनके लिए जो सोल ट्रेडर है या जो एकाकी व्यापारी है वो खुद उत्तरदायी होगा उन डिसीजन के लिए, क्योंकि जो प्रबंधक है उनका काम होता है प्रबंध करना। अगर बाय चांस उसके अंदर फेल्योर हो जाता है तो प्रबंधकों को दोष नहीं देगा, उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज यानी कि असीमित दायित्व। एकाकी व्यापारी का दायित्व व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से अधिक हो सकता है। अब देखो, पूंजी विनियोजित की है 1 लाख, उसका दायित्व 1 लाख से अधिक हो सकता है। कैसे हो सकता है? अर्थात यदि व्यवसाय में अधिक हानि हो जाए और व्यवसाय की संपत्तियों में से दायित्वों का पूरा भुगतान करना संभव न हो तो एकाकी व्यापारी की न केवल घरेलू संपत्तियों का प्रयोग व्यवसाय के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता बल्कि उसको दिवालिया घोषित भी किया जा सकता है कई बार। जैसे कि मान लेते हैं कि व्यवसाय में एकाकी व्यापार ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो गया इसको 2 लाख रुपए, तो 1 लाख तो इससे पेमेंट कर देगा, पर लॉस कितना है 2 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए उसको उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसमें से पे करने पड़ेंगे। बाय चांस अगर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कम है तो उसको दिवालिया घोषित भी किया जा सकता है। नंबर 4 आता है व्यवसाय की चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। एकाकी व्यवसायी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। व्यवसाय के अन्य स्वरूपों में अनेक लोगों की राय से ही व्यवसाय का चयन होता है। देखो, हमने स्टार्टिंग में फॉर्म्स पढ़े थे ना, प्रारूप पढ़े थे हमने, तो इन सभी प्रारूपों में जैसे प्रारूप एकल स्वामित्व हो गया, साझेदारी कंपनी होगी, इन सभी प्रारूप के अंदर केवल एकाकी व्यापार ही एक ऐसा व्यापार है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता है व्यवसाय। बाकी जितने भी प्रारूप है उन सब में एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी पड़ती है, उनकी सलाह लेकर ही व्यवसाय का चयन किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य लोगों का दबाव न होने के कारण वह अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकता है और अगर भविष्य में उसको जरूरत पड़ती है तो वो बिना किसी कठिनाई के उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो पूंजी कम मात्रा में लगती है, दूसरा अकेले व्यक्ति को ही डिसीजन लेना होता है, तो वो अपना डिसीजन लेकर वो अपना अगर बिजनेस ही चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है, या उस बिजनेस में कुछ परिवर्तन करनी है तो वो इजीली कर सकता है क्योंकि उसको किसी से राय नहीं लेनी है। गोपनीयता, सीक्रेसी जिसको कहते हैं। एकाकी व्यापार की एक और विशेषता जो व्यावसायिक संगठन के अन्य किसी प्रारूप में नहीं है, जो गोपनीयता है वो किसी भी प्रारूप में नहीं है, केवल एकाकी व्यापार में है। क्यों है एकाकी व्यापार में? क्योंकि यहाँ अकेला ही व्यक्ति सब कुछ करता है, इसलिए वो व्यवसाय की गुप्त बातों को, व्यवसाय की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको गोपनीय रख सकता है। अब व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी केवल स्वामी को होती है और कोई भी बाहरी पक्षकार इससे अनुचित लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि अकेला व्यक्ति है, वो व्यवसाय की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी जो भी है या महत्वपूर्ण बातें हैं उनको गुप्त रख सकता है। नेक्स्ट है व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। पृथक मतलब अलग अलग, स्वामी और व्यवसाय दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप में व्यवसाय तथा व्यवसायी में कोई अंतर नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि स्वामी है तो व्यवसाय है या व्यवसाय है तो स्वामी है, दोनों को एक ही माना जाता है। अर्थात व्यवसाय का स्वामी से अलग कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। जो भी संपत्ति और दायित्व व्यवसाय की होती है वो सभी व्यवसायी के भी होते हैं, यानी कि जो व्यवसाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी एसेट्स है या जो लायबिलिटी है वो ही ओनर की होगी। सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होगा। कोई व्यवसाय यानी कि व्यवसाय न कि व्यवसाय उत्तरदायी होगा, यानी कि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे उसमें लॉस हो।
नेक्स्ट है अनडिवाइडेड रिस्क, अविभाजित जोखिम। एकाकी व्यापार के लाभ तथा हानि दोनों का संबंध केवल स्वामी से होता है, ना कि उसके जोखिम का भी। यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो सारा का सारा किसको मिलता है? ओनर को ही मिलता है। कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त, सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस। कुछ विशेष व्यवसाय जहां व्यक्तिगत सतर्कता और सेवा की जरूरत होती है, वहां इस तरह के एकाकी व्यापार ही शुरू किए जा सकते हैं। जैसे कृषि का काम हो गया, सिलाई का काम हो गया, जैसे मिठाई बनाने का काम हो गया, बेकरी का, ब्यूटी पार्लर का। इस तरह की जो कार्य है जिनमें या तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है या फिर अच्छी हाई क्वालिटी की आपको सर्विस देनी है, तो उस तरह के अगर बिजनेस है तो उसके लिए एकाकी व्यापार ही ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट आता है एकाकी स्वामित्व के लाभ, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके कई लाभ हैं। सबसे पहला आता है क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यापारी अकेला ही समस्त व्यापार को संचालित करता है, उसे किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती और वह बिना किसी देरी के आसानी से जल्दी से वो निर्णय लेकर बिजनेस को लाभ पहुंचा सकता है। यानी कि उसको ना ही तो किसी से राय लेनी होती, जो भी डिसीजन लेने होते हैं एकाकी व्यापारी को लेने होते हैं, तो वो आसानी से और शीघ्रता से डिसीजन ले लेता है, जिसका बिजनेस को फायदा होता है। नेक्स्ट है गोपनीयता का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण रहस्यों को छिपाकर रखना जरूरी होता है। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है बिजनेस से रिलेटेड, उनको गुप्त रखना जरूरी है। जैसे कौन कौन सी बातें हो सकती है? जैसे यदि एकाकी व्यापारी अपने व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ाने का विचार कर रहा है, यानी कि वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने का विचार कर रहा है, तो जब तक इस विचार को व्यवहारिक रूप ना दे दे, यानी कि इस विचार को वो तब तक गुप्त रखेगा जब तक वो व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ा ना ले। यह विचार उसके मन में ही रहता है और प्रतियोगी जो है उनको खबर तक नहीं होती कि इसके मन में अपने व्यवसाय के क्षेत्र को बढ़ाने की दिमाग में बात आ रही है, तो वो गुप्त रख सकता है इस तरह की महत्वपूर्ण बातों को। नेक्स्ट है डायरेक्ट मोटिवेशन, प्रत्यक्ष प्रेरणा। एकाकी व्यवसायी को कार्य करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, वह इस बात से स्वतः ही प्रेरित होता रहता है कि जितना भी लाभ होगा सारा का सारा उसी की झोली में जाएगा, और इसी विचार से वो प्रेरित होकर पूरी मेहनत करता है, व्यवसाय के कार्यों में लगा रहता है और उसका उसे उचित प्रतिफल भी मिलता रहता है। यानी कि डायरेक्ट मोटिवेशन है, जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट उसको मिलेगा, क्योंकि एकाकी व्यापारी में कोई शेयरिंग वाला सिस्टम तो है ही नहीं, अकेला ही व्यक्ति है, सारा का सारा प्रॉफिट उसको ही मिलना है, तो इसलिए मन लगाकर वो बिजनेस में काम करता है। नेक्स्ट है पर्सनल कंट्रोल, व्यक्तिगत नियंत्रण। व्यापार का अकेला स्वामी और सर्वस्वी होने के कारण एकाकी व्यापारी का व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण होता है। यानी कि कोई भी डिसीजन लेना हो, किस तरह से व्यवसाय चलाना हो, सब कुछ अकेले व्यक्ति के हाथ में होता है। और सभी कर्मचारी, अगर उस बिजनेस में कर्मचारी हैं तो सभी कर्मचारी भी उस ओनर के प्रभाव में ही होते हैं और कोई भी कार्य में लापरवाही नहीं करता, क्योंकि ओनर के प्रभाव में होते हैं, एकाकी व्यापारी के प्रभाव में होते हैं। इस प्रकार एक तो समय कम लगता है और लागत भी कम होती है और अच्छा कार्य भी संभव हो जाता है। नेक्स्ट है स्थापना में सुगमता, इजी फॉर्मेशन। एकाकी व्यापार की स्थापना करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार की वैधानिक जो औपचारिकताएं होती है उनको पूरा करने की जरूरत नहीं है। जैसे यह व्यवसाय बिना पंजीकरण के ही स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे आपको एक किराने की शॉप ओपन करनी है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आपको ब्यूटी पार्लर खोलना है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई ऐसा व्यवसाय आप शुरू कर रही हैं जिस पर कोई सरकारी प्रतिबंध है, यानी कि लाइसेंस लेना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है।
जैसे अगर आप कोई मेडिकल की शॉप करना चाहते हैं, दवाइयों की दुकान खोलना चाहते हैं, तो क्योंकि दवाइयों की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी पड़ेगा। लाइसेंस लेने के बाद ही आप मेडिकल शॉप या केमिस्ट की जो शॉप है वो आप खोल सकते हैं। तो ये थे हमारे इसके बेनिफिट या प्रॉफिट या मेरिट्स आप कह सकते हो। नेक्स्ट है एकाकी स्वामित्व की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो हमने इसके सोल प्रोप्राइटरशिप के बहुत सारे हमने इसके मेरिट्स पढ़े हैं, पर फिर भी देखो कहते हैं ना जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी होते हैं, तो जब मेरिट होंगे वहाँ डीमेरिट यानी कि लिमिटेशन, कुछ लाभ है तो वहाँ कुछ दोष भी होंगे। तो सेम इसी तरह से एकाकी व्यापार के भी कुछ दोष है। क्या दोष है? तो इसके कुछ दोष दिए हुए हैं जो निम्न प्रकार है। सबसे पहला है पूंजी के सीमित साधन, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। देखो एकाकी व्यापार में वित्तीय साधन व्यवसाय की अपनी स्वयं की पूंजी और उसके उधार लेने की क्षमता तक ही सीमित होती है। एक अकेले व्यक्ति के पास ये दोनों साधन ही सीमित होते हैं, ज्यादा पर्याप्त नहीं हो सकते ये। वह अपने व्यापार का पैमाना बढ़ाकर भी यानी कि चाहकर भी बहुत बड़े पैमाने पर ले जाकर उसका प्रॉफिट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि एक अकेले व्यक्ति की पूंजी के साधन या उधार लेने की क्षमता दोनों ही सीमित होती है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट से वो ज़्यादा उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि वो चाहते हुए भी बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को अकेला नहीं ले जा सकता और बड़े बिजनेस के वो बेनिफिट नहीं ले सकता। नेक्स्ट है अस्थायी अस्तित्व, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। एकाकी व्यापार के संचालन में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है। यदि किसी आवश्यक कार्यवश या फिर अस्वस्थ होने के कारण एकाकी व्यापारी को अपने व्यावसायिक संस्थान से अनुपस्थित रहना पड़ जाए तो कारोबार को या तो कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना पड़ सकता है या फिर कुछ समय के लिए बंद करना पड़ सकता है। मान लेते हैं आपकी किराने की शॉप है, आप अकेले ही बिजनेस चला रहे हैं, बाई चांस अस्वस्थ हो गए, बीमार पड़ गए आप या कहीं जाना पड़ गया तो आपको शॉप का शटर डाउन करना ही पड़ेगा या फिर आपके वर्कर है उनके भरोसे छोड़ना पड़ेगा। अब देखो वर्कर है, हो सकता है वो ईमानदार भी हो सकते हैं और अगर आपका उस पर भरोसा है तो आप उस बिजनेस को खुला छोड़ सकते हैं, वर्कर के भरोसे अदरवाइज नहीं छोड़ सकती। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं आप अपने व्यावसायिक संस्थान से ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं या अनुपस्थित ज़्यादा रहते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ग्राहक असंतुष्ट होकर दूसरे दुकानदारों से माल खरीदने लग जाएंगे। और एक और रीज़न, अगर मान लेते हैं स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो व्यवसाय पूर्णतः ही बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि जो व्यवसाय को चलाने वाला व्यक्ति है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है या बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि उसको चलाने वाला अगर और कोई नहीं है तो उसको बंद करने की नौबत आ जाती है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कमी इसमें असीमित दायित्व की एक जो लिमिटेशन है वो है, या इसको कह सकते हैं कि अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम का पाया जाना। जो एकाकी व्यापार होते हैं उसमें व्यक्तिगत जोखिम बहुत होता है। एकाकी व्यापारी को ही व्यवसाय का सारा जोखिम सहन करना पड़ता है, जितना प्रॉफिट हुआ उसको मिला, अगर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो भी सारी उसको ही सहन करनी पड़ती है। यदि किसी कारणवश व्यवसाय सफल हो जाए तो व्यवसाय का असफल हो जाए, अगर असफल हो जाता है बाई चांस किसी कारण से तो व्यवसाय का सब कुछ चला जाता है और यहाँ तक कि कई बार तो उसके घर की या हम ये कहते हैं कि उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है या घर का सामान तक बिक जाता है। ऐसे में दायित्व का दोष एकाकी व्यापारी के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा जोखिम हो गया तो व्यापारी की पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि घर तक का सामान बिक जाता है। इस कारण से ये कहा जाता है कि जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है या असीमित दायित्व है ये एकाकी व्यापार के विकास में बहुत बड़ी समस्या है या बाधा है, या आप उसको लिमिटेशन भी कह सकती है, दोष है। असंतुलित प्रबंध, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट।
एकाकी व्यापार को व्यवसाय में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं, जैसे विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी होती है। एक व्यापार आप कर रहे हो तो आपको उसमें क्रय भी करना होगा, विक्रय भी, उत्पादन भी, विपणन भी, वित्त, सारी की सारी ये जितनी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं किसको करनी होगी, स्वयं को ही करनी पड़ती है। और आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं हो सकता कि इन सभी क्रियाओं को वो बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर ले। हो सकता है वो क्रय में एक्सपर्ट हो, तो जरूरी नहीं कि वो विक्रय में भी एक्सपर्ट हो सकता है वो उत्पादन में एक्सपर्ट हो, तो जरूरी नहीं है कि वो विपणन में भी एक्सपर्ट हो। तो इस तरह से उसको सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो जरूरी नहीं है कि वो सक्षम हो। तो इन सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कर ले, उसे अनेक प्रकार की प्रबंधकीय और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन क्रियाओं को करते समय। और इसके परिणाम स्वरूप उसके निर्णय कई बार क्या होते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, क्योंकि निर्णय अगर बहुत सारी क्रियाओं के बारे में वो खुद ही डिसीजन लेगा तो हो सकता है 4 एक्टिविटी के बारे में डिसीजन बैलेंस ले, हो सकता है एक एक्टिविटी के बारे में अगर उसका डिसीजन गलत हो गया तो बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होने के चांस हो जाएंगी। अब आता है संक्षेप में, हमने ऊपर इसकी लिमिटेशन पढ़ी है। उपरोक्त सभी सीमाएं जो है एकाकी व्यापार के विकास में बाधा बनकर खड़ी हुई है, लेकिन इन सभी बाधाओं के बाद भी एकाकी व्यापार का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। तो ये एकाकी व्यापार है, ये जो व्यवसाय है इसका सबसे प्रचलित, पुराना और बहुत ही ये कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय का प्रारूप है। तो आज का हमारा ये चैप्टर एकाकी व्यापार का कंप्लीट होता है।